गुड मॉर्निंग बच्चों। ईवीएस की क्लास ले टाइम बस आप लोगों का मेरा मोटो ये होता है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ जाए और बच्चों से मुलाकात हो जाए। तो इसी बहाने हम लोग मिल लेते हैं रोज़ और ईवीएस के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। नहीं तो बच्चे भूल जाएंगे कि हमें कोई ईवीएस भी पढ़ाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की क्लास भी डेली ली जाए। अदरवाइज़ आप लोगों के पास बाकी सिलेबस जो है, बाकी सब्जेक्ट्स का लोड भी काफ़ी है, उसमें भी आप लोग बिजी रहते होगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना भी चैप्टर थोड़ा सा लिंक हो जाए उसके साथ, तो आप लोग को कुछ याद हो जाए। हम लोग 8th चैप्टर में थे, काफ़ी लंबा चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है मेरे ख्याल से आपका। तो सोशल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम लोग जो स्थायी निवास है, स्थायी निवास के सिद्धांत क्या क्या है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ऊर्जा के स्रोत हमारे पास कौन कौन से हैं, जिसमें हमने सूर्य, ताप, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, गति ऊर्जा, वायु ऊर्जा, समुद्र तल से जो समुद्र से जो हमें थर्मल मिलती है, वो सब को डिस्कस किया था। और उसके बाद में हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं कि ये ऊर्जा हमें कैसे मिलती है, सूर्य से कैसे मिलती है, ताप से कैसे मिलती है, विद्युत ऊर्जा कैसे मिलती है, चुंबकीय ऊर्जा कैसे मिलती है, वायु ऊर्जा क्या होती है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा चैप्टर हम लोग लेके आगे अपने सिलेबस को चला रहे हैं। ऊर्जा के संरक्षण के लिए हमने क्या क्या उपाय किए हैं, बिजली की मोटर वगैरह कम करके, पंप वगैरह कम करके, रोशनी प्रबंध करके, उनमें प्रबंधन कैसे होगा, इस चीज़ों का हमने डिस्कस किया है। जल संरक्षण के बारे में हमने डिस्कस किया है। जलवाह को जो जलवाह को रोकने के लिए हमने प्रिवेंशन के लिए क्या क्या, जैसे बांध बनाना वगैरह हमने किया है। उसके बाद जल के जो भारत में जल संसाधन कौन कौन से हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है हमने। और थोड़ा थोड़ा सिलेबस लेके हम लोग इसको सिलेबस को आगे आगे चला रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था जल संघर्ष के बारे में, पुनर्स्थापन के बारे में, रिहेबिलिटेशन जो प्रोग्राम है इंडिया का में, उसके बारे में डिस्कस किया था। और जो पर्यावरण शरणार्थी हैं उनके रीसेटलमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बांधों की जो यूटिलिटी है, डैम्स की यूटिलिटी है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बांधों का क्या महत्व है और बांधों से हमें क्या फ़ायदा होता है, इसको देखते हुए हैं। बांधों का निर्माण निसंदेह अनेक लाभों को दृष्टि में रखते हुए किया जाता है, जिसमें रोके गए जल का वर्ष पर्यंत उपयोग करने के लिए हम लोग विभिन्न साधन अपनाते हैं। इसका हम लोग सिंचाई के लिए प्रयोग में लाते हैं तथा बिजली बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। कुछ बिंदु ऐसे होते हैं, इनको सामने रख के हम लोग देखें तो ये हमें अच्छी तरह पता लग जाएगा। बांध बेकार में बहते हुए पानी को रोककर हम लोग संचालित करते हैं। ये सिंचाई के लिए पर्याप्त एवं जल उपलब्ध है। कई उद्योगों के लिए पानी महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि कई जैसे पेपर मिल वगैरह के लिए काफ़ी उपयोगी है ये पानी। नियमित जल की उपलब्धता से वन एवं वन जीवों की संरक्षण अनिश्चित होती रहती है। सूखे की स्थिति में जल की कमी की आपूर्ति हम लोग इससे कर सकते हैं बांधों से। बाढ़ के समय बढ़ते जल को हम लोग आपसे समेट कर जान और माल के उसको रोकने में सहायता कर सकते हैं। ये आसपास के क्षेत्रों में मनोरंजन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। नदियों पर आश्रित यातायात बांधों की जल पर्याप्त बस फलता फूलता है। तो इस प्रकार से हम लोग बांधों का निर्माण करते हैं और बांधों से हमें अनेक इस प्रकार के फायदे होते हैं। पर्यावरण के एनवायरमेंटल जो एथिक्स हैं, जो नैतिकता है, नैतिक जो हमारे रूल्स जो हमारे जीवन में आते हैं, उनको हम लोग देखें तो पर्यावरण नैतिकता से अभिप्राय हुए सिद्धांत और दिशा निर्देश हैं जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच में क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को दर्शाते हैं। जैसे मानो मैन सेंटर्ड कॉन्सेप्ट है, आदमी को ध्यान में रखते हुए कोई कॉन्सेप्ट बनाया गया, उन चीज़ों को हम लोग देखें। यह मुख्यतः औद्योगिक समाज में व्याप्त है। इसके अनुसार पृथ्वी पर मानव जीवन की श्रेष्ठतम तथा केवल मनुष्य समस्त प्रकृति को नियंत्रण कर सकता है। इस मत के अनुसार हम लोग आगे चलते हैं।
मानव पृथ्वी का उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है। जो ज़मीन पर है, जो भी प्रजातियाँ रहती हैं, तो उनमें से सबसे मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी भंडारों पर मनुष्य का अपना अधिकार है। सभी भंडारों पर मनुष्य ने कब्जा किया हुआ है और मनुष्य अपना अधिकार रखता है। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास आवश्यक है, होता है ताकि जीवन स्तर हम लोग उसका ऊंचा उठा सकें। शुद्ध पर्यावरण, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। मानव की सफलता पर उपायों में छिपी है, जिनके सहारे वह संसाधन का दोहन करता है। जितना संसाधन का दोहन करते हैं, मनुष्य का विकास उतना ज़्यादा होता है। इसीलिए इसका बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग इकोलॉजिकल सेंटर्ड कॉन्सेप्ट हम लोग देते हैं, वो था मैन सेंटर्ड कॉन्सेप्ट था। इकोलॉजिकल सेंटर्ड कॉन्सेप्ट हम लोग देखें तो पृथ्वी पर मनुष्य का ही नहीं, अपितु तो इस पर रहने वाले अन्य सभी जीवों का अधिकार है। क्योंकि जो जीव पैदा होता है तो उसका पृथ्वी पर अधिकार है। पृथ्वी के संसाधन सीमित है, वे केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि सबके लिए सीमित है। आर्थिक विकास तब तक है जब तक कि पर्यावरण का हास्य न हो। आर्थिक विकास अच्छे पर्यावरण पर निर्भर करता है। मानव की सफलता प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में ही है। अगर मनुष्य प्राकृतिक के संतुलन को बनाए रखेगा तो ही उसकी एक्चुअल सफलता है, अदरवाइज उसकी सफलता नहीं मानी जाती। पर्यावरण नैतिकता अथवा पृथ्वी नैतिकता पर महत्वपूर्ण बहुत ही जरूरी है ये कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को हम लोग देखें तो इस प्रकार है। हमें पृथ्वी के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखना चाहिए। हमें पृथ्वी को समर्पित होना चाहिए और ऋतु परिवर्तन है उसका वो हमारे लिए उत्सव है हो, उसको हम लोग बनाए रखें। वन जीवों से प्रेम भाव रखें। हमें पेड़ पौधे पशुओं के प्रति हमारी आभारी होनी चाहिए, जिनसे हमें भोजन फूड वगैरह मिलता है तो पेड़ पौधों से मिलता है हमें जनसंख्या वृद्धि को सीमित करना चाहिए ताकि हम लोग इनमें जो एथिकली जो चीज़ें ठीक हैं उसको हम लोग बैलेंस रख सकें। हमें संसाधनों का प्रयोग विनाशक हथियारों के लिए नहीं करना चाहिए बल्कि हमारे विकास के लिए किया जाना चाहिए। हमें आर्थिक लाभ के लिए पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने फायदे के लिए पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें आने वाली पीढ़ियों का सोचता का ध्यान रखना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए अगर संसाधनों का दोहन हम लोग करते हैं तो हमारी पीढ़ियों के लिए क्या बचा है। जो सीमित संसाधन हैं उनको हम लोग अपने भविष्य के लिए बचा के रखें। हमें संसाधनों का प्रयोग बुद्धिमत्ता से करना चाहिए और प्रदूषण को कम करना चाहिए। प्रदूषण जब बढ़ता है तो हमारा स्वास्थ्य भी काफ़ी वो काफ़ी चीज़ें हमारी हानिकारक होती हैं, जो स्वास्थ्य के को हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे तो जो भूमंडल का तापमान है वो टोटल इन एथिकल चीज़ों से जुड़ा हुआ है। भूमंडलीय तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग है, वायुमंडल प्रदूषण का एक विकराल रूप है हमारे पास। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दूसरी गैसों की मात्रा बढ़ रही है क्योंकि हम लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनका भूकंप का तापक्रम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार विगत 50 वर्षों में पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री बढ़ गया है। यदि यह तापमान 3.6 डिग्री बढ़ जाएगा तो आर्कटिक एवं अंटार्कटिक सागर के विशाल हिमखंड जो है वहाँ पर आर्कटिक सागर वगैरह में जो भूखंड वगैरह हैं, जो हिम भूखंड है, वो पिघल जाएंगे। और वायुमंडल भौतिक शास्त्री डॉक्टर गिलबर्ग का कहना है कि काफ़ी पहले संचेत किया गया था इस बारे में और बढ़ रही जो गैस है, CO2 गैस है, के परिणाम आगे आने वाले समय में अत्यधिक खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। भूमंडलीय तापमान की परिभाषा अगर हम लोग देखें तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अनाच्छादन के भूमंडलीय तापमान का निरंतर बढ़ना भूमंडलीय ग्लोबल जो वार्मिंग है उसका संकेत है। और वायुमंडल में ऐसी गैसों की अधिकता को इंफ्रारेड विकिरण को पृथ्वी की सतह से वापस जाने में अवरोध उत्पन्न करती है तथा भूमंडल का तापमान बढ़ाती है। भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग ही है जो हम देखते हैं। अगर भूमंडलीय तापमान को रोकने के लिए हेतु शीघ्र कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और ये कठिनाइयाँ मनुष्य जीवन के लिए काफ़ी खतरनाक होंगी। मौसम के परिवर्तन भूमंडलीय तापमान के कारण सर्दी की ऋतु छोटी एवं आर्द्र हो जाएगी, गर्मी की ऋतु लंबी तथा शुष्क हो जाएगी, ताप में वृद्धि से वाष्पीकरण अधिक होगा, परिणाम स्वरूप भूमि खराब हो जाएगी, नम क्षेत्र ज़्यादा नम होंगे एवं ज़्यादा उष्णकटिबंधीय तूफान आएंगे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी। ऐसा अनुमान है कि 2030 तक इसकी मात्रा 640 ppm तक पहुंच जाएगी, जो कि काफ़ी खतरनाक है।
ऐसा होने पर भूमंडलीय तापमान 4.5 के की वृद्धि हो जाएगी, जिसका परिणाम मानव जाति के लिए अत्यंत गंभीर होगा। अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैसों का, ग्लोबल वार्मिंग गैसों का प्रमुख स्रोत हम लोग देखें तो उसके निम्न स्रोत हमें दिखाई देते हैं। से प्राकृतिक जैविक जो बैक्टीरियल क्रियाओं का उत्सर्जन होता है, इसमें रसोई घरों एवं सामाजिक क्रियाकलापों का गैसीय उत्सर्जन होता है। मोटर वाहनों में ईंधन जलने के परिणाम उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन होता है। अनेकानेक कल कारखाने एवं गैसीय उत्सर्जन होता है। दावानल जो फॉरेस्ट फायर है वो है इसी कारण होती है। प्रशीतन उपकरणों में प्रयोग आने वाले फ्लोरोकार्बन जो है वो पदार्थ काफ़ी बढ़ता है। वनों की अंधाधुंध कटाई से, डिफोरेस्टेशन से ये सब जो ग्लोबल वार्मिंग है ये उत्पन्न होती है और ये काफ़ी हमारे लिए परेशानी का कारण है और हमें ये आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ेगा। तो आज हम लोग यहाँ तक करते हैं। कल हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या हैं उसको देखेंगे और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा थोड़ा लेंगे तो आपका सिलेबस पूरा हो गया। 8वां चैप्टर ही आपका लास्ट टाइम है और आपका सिलेबस एक तरह से पूरा ही हो गया है। तो आप लोग को मैं डेली यही बोलता हूँ कि आप लोग अपने सिलेबस का डेली जो लेक्चर है उसको आप लोग कम से कम सोते टाइम सुन लिया करो, ताकि आपको कुछ याद हो जाए और याद होगा तो ही आप लोग एग्ज़ाम में लिख पाओगे। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। और बच्चों, टाइम टाइम पर आप लोग, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को किसी भी टाइम आप लोग फ़ोन कर सकते हो। और उसके बाद रिपीट हम लोग करेंगे तो ऑनलाइन रिपीट कर लेंगे, ताकि मैं आप लोगों से कुछ सवाल भी पूछ सकूं और आप लोग उसका जवाब दोगे तो आपको कुछ याद भी होगा। तो रिपीट भी हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। एंजॉय योरसेल्फ।